जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एडजॉइंट और इन्वर्स में कुछ प्रॉब्लम को बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एडजॉइंट और इन्वर्स में ऑलरेडी हमारा एक लेक्चर दिया जा चुका है, जो आप निश्चित रूप से देख लिए होंगे। उस लेक्चर के माध्यम से हमने यानी कि एडजॉइंट और इन्वर्स के पहले लेक्चर में हमने बताया आपको कि एडजॉइंट हम लोग किसे कहते हैं और इन्वर्स हम लोग किस तरह से निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। और उसी में हम लोग पढ़े थे सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टी थे उस सबको भी हम लोग उस वीडियो में पढ़े हुए हैं। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से देख लें, क्योंकि बिना बेसिक के आगे बढ़ना मुश्किल है। भले आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो प्रॉब्लम बनाने के लिए सीख जाएंगे, लेकिन जो बेसिक होता है, जो बेसिक जानकारियां होनी चाहिए, वो चीज़ अगर आप चाहते हैं तो इसके ठीक पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बच्चों, तो आप जब देखेंगे कि एडजॉइंट और इन्वर्स का जो सबसे पहला एक्सरसाइज है, उसके पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए बुक RS अग्रवाल क्लास 12 में, जो दिया गया है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एंड वेरीफाई इन ईच केस दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, और यह आपका डिटर्मिनांट ए है और यहाँ पर आपका आई आपका एक मैट्रिक्स है। तो इसमें कौन मैट्रिक्स है और कौन डिटर्मिनांट है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा अगर पिछले वीडियो को देख लिए हैं। ए, एडजॉइंट ए, ये सारे जो है आपका मैट्रिक्स हैं। यहाँ पर सिर्फ एक डिटर्मिनांट ए जिसका कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और ये आई आपका यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है उतना ही है जितना कि ऑर्डर आपका ए का है। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं आपके बुक RS अग्रवाल से पहले एक्सरसाइज से। ये क्वेश्चन नंबर 2 को ले रहे हैं और यह 2x2 मैट्रिक्स है ना। ये चूंकि आसान है और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट याद करें कि एडजॉइंट को निकालने के लिए क्या होता है कि ए के कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट ए होता है। अगर हम लोग ये आपका 2x2 मैट्रिक्स है तो यहाँ पर कोई मैट्रिक्स हम बी लेते हैं जो कि A11 इसका कोफैक्टर है, -5 का कोफैक्टर को A12, A21 और A22 इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। अब A11 जो है आपका क्या हो जाएगा, इसके बारे में सोचिए। A12 क्या हो जाएगा, A21 कितना होगा, A22 कितना होगा। तो ये सब चीज का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसमें हमको प्लस और माइनस साइन का भी कंसीडरेशन करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ आपको जब निकालना हो और जब आप ऐसे लिखेंगे तो सबसे पहला काम यहाँ कीजिए कि इसके साइन का डिसीजन ले लीजिए कि इसका साइन क्या होगा। तो याद होगा आपको कोफैक्टर आई जे जो होता है -1 है ना, और आई प्लस जे इंटू माइनस आई जे हम लोग लिखते हैं। तो यहां पर -1 पर पावर अगर i प्लस जे का सम अगर ऑड में आता है तो यह माइनस साइन देता है, अगर यह इवन में इस दोनों का सम आता है तो यहां प्लस साइन हो जाता है। आप इस तरह से भी इसके साइन का डिसीजन ले सकते हैं। जैसे 1 + 1 ये आपका इवन नंबर है तो इसका साइन प्लस होगा। 1 + 2 यहाँ रखते हैं तो ये आपका ऑड नंबर है, इसका साइन माइनस होगा, इसका साइन भी माइनस हो जाएगा और इसका साइन आपका प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालने में साइन को ही रख दीजिए। और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इस 3 का कोफैक्टर हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, 3 का कोफैक्टर, तो 3 का रो और कॉलम को हम लोग ढक देते हैं। 3 के रो और कॉलम को हम लोग अगर ढक दें इस तरह से तो सिर्फ बचता है 2, तो ये आपका 2 हो गया।
फिर उसके बाद -5 का कोफैक्टर निकालना है। तो -5 के कोफैक्टर के लिए -5 का जो रो कॉलम है उसको हमने ढक दिया, तो बचता है हमारा -1। तो यहाँ पर लगाइए -1। अब फिर उसके बाद A21, यानी A21 का पोजीशन ये है, इसका कोफैक्टर हम लोगों को निकालना है। तो इसके रो और कॉलम को हमने ढक दिया, तो बचता है -5। तो यहाँ पर -5 हो गया हमारा। उसके बाद इस 2 का कोफैक्टर लिखना है, तो ये आपका निकलता है 3 लिखना है। तो यहाँ कोफैक्टर कहने का मतलब कि इस साइन को हम लेकर बात कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यह 2 मिलता है, यह 1 मिलता है, यह आपका 5 मिलता है, यह आपका 3 मिलता है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, यह b का जो वैल्यू है आपका 2 मिला, और यह आपका 1 मिलता है, यह आपका 5 मिलता है, और यहाँ पर आपको 3 मिल जाता है। यह आपका b हो गया। अब यदि एडजॉइंट a निकालना है आपको, तो b का ट्रांसपोज लिख दीजिए, क्योंकि भाई यहाँ पे कहा गया है कोफैक्टर्स लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, तो हमारा वो मिल जाता है एडजॉइंट a। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 1 को जो रो में है कॉलम में ला दिए, 5 3 जो कि रो है, तो यह हम क्या कर दिए, कॉलम में ला दिए। तो ये हमारा एडजॉइंट ए निकल गया। क्लियर है। अब एडजॉइंट ए निकल गया, अब हमको यहां पर वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग, तो यहां पर आपको लिखना है क्या कि a इंटू एडजॉइंट a आपको निकालना है। सबसे पहले यह पहला जो टर्म है आपका LHS में, इसको हम लोग निकालते हैं। जैसा कि एज का जो वैल्यू है 3 - 5 - 1 2, तो 3 - 5 - 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है एडजॉइंट a से, तो जिसका वैल्यू हमको निकला हुआ है 2513। तो यह 2513 निकला हुआ है। इसको तो आप लोग मल्टीप्लाई करने के लिए जानते ही होंगे कि रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट जो होता है कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ होता है, यानी कि 3 × 2 यह आप लिख सकते हैं 3 × 2, अब फिर प्लस -5 × 1, तो -5 × 1 लिख दिए। अब इसके बाद 3 × 5, तो यह 15 होता है, -5 × 3, तो यह आपका 15 होता है। इसके बाद -1 × 2 करेंगे तो -2 हो जाएगा, और फिर 2 × 1 करेंगे तो +2 हो जाएगा। -1 × 5 करते हैं तो -5 होता है, 2 × 3 होता है, यानी कि यह जो आपका रो है इस तरह से एडजस्ट हो जाता है, तो -5 अब +6 आपका मिल जाता है। अब देखा जाए इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 2 + 6 आपको मिलता है यहाँ पर, और -5 × 1, तो ये आपका -5 होता है। अब ये देखिए ये आपको मिल गया 1, और ये 0 है ना, ये भी आपका 0, और यह भी आपका 1 मिल गया। क्लियर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि ये वैल्यू हमको प्राप्त होता है, एक यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। अब RHS को हम लोग देखते हैं। अगर RHS कहने का मतलब कि यहाँ पर RHS तो इसको नहीं कह सकते, एडजॉइंट A × A को हम लोग देखते हैं। तो एडजॉइंट A × A को भी एडजॉइंट A × A करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है आपका। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A को पहले, एडजॉइंट A को पहले लिखना है, यानी कि 2 5 1 3 लिखना है, और उसके बाद 3 - 5 - 1 और यह 2 आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखिए इसका रो और इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 3 6 होता है, -5, तो यह भी आपका 1 ही आएगा। 2 × -5 10 हुआ, और 5 × 2 +10 हुआ, तो यह आपका 0 आ जाएगा, यह भी 0, यह आपका 1, तो यह भी आपका यूनिट मैट्रिक्स ही आता है। क्लियर है। अब यहाँ पर ये हम लोग लेते हैं डिटर्मिनेंट A × I, डिटर्मिनेंट A × I, तीसरा स्टेप यही है हमारा।
तो डिटर्मिनांट ए, कहने का मतलब ए को अब डिटर्मिनांट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 3 माइनस 5 माइनस 1 और यह 2 आपका, और इसके साथ आई, कहने का मतलब कि यहाँ पर जो हम एक मैट्रिक्स लेने वाले हैं वो होगा आपका यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि यही चीज आता है कि नहीं। यह आई, यह आपका I2, यह आपका I2। क्यों भाई I2 हमने क्यों लिखा? क्योंकि यह 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 यूनिट मैट्रिक्स है, तो यहाँ 2 जो है ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ 2 जो है ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसके साथ अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो है आपका किस में है, डिटर्मिनांट में है, तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 2 जा 6 होता है, अब फिर माइनस, देखिए ये जो है 3 2 जा 6 माइनस, माइनस 5 इंटू माइनस 1 तो प्लस 5 हो जाएगा। तो यह 6 माइनस 5 इंटू ये, इसके साथ जो है आपका I2 ही लगा हुआ है, क्योंकि यहां जो ये देख रहे हैं ना यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है आपका। अब 6 माइनस 5 आपका 1 होता है, अब 1 इंटू I2 करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आपका I2 ही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि A इंटू एडजॉइंट A इंटू A और डिटर्मिनांट A इंटू I, तीनों का जो वैल्यू है आपका सेम है। तो जब तीनों का वैल्यू सेम है तो इसलिए हम अंत में कह देंगे हेंस दिस इक्वल टू दिस और वेरीफाइड। क्या लिख देंगे हम लोग अंतिम में, वेरीफाइड लिख देंगे। क्लियर है? इसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम और देखते हैं जो कि आपका 3x3 मैट्रिक्स है ना, 3x3 मैट्रिक्स। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर है 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही चीज वेरीफाई आपको करना है कि एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनांट A इंटू I3, या सिर्फ I लिखिए, ऑटोमेटिक हो गया कि वह थर्ड ऑर्डर का है आपका। क्लियर है? तो ये सबसे पहले जो ये मैट्रिक्स दिया गया है, तो सबसे पहला काम ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि इसको डिटर्मिनांट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, यानी कि 9 7 3 5 माइनस 1 4 6 8 और 2। अब फिर इसके बाद इसका वैल्यू निकाल लें तो कम से कम डिटर्मिनांट A, ये A आपका निकल जाएगा। क्लियर है? तो वही काम करते हैं पहले। सबसे पहले हम चाहे तो डिटर्मिनांट A का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि कुछ ऑपरेशन का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। अगर ऑपरेशन का उपयोग नहीं करेंगे तो चूंकि छोटे छोटे नंबर्स दिए गए हैं तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व आप कर सकते हैं। जैसे पहले रो के अलोंग हम अगर एक्सपेंड करें तो ये 9 इंटू, याद रखना है 9 का साइन जो होता है प्लस होता है, 7 का साइन माइनस प्लस, और अल्टरनेट करके इसी तरह से प्लस माइनस हम लोग रखते चले जाते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। अब 9 अगर लेते हैं हम लोग तो 9 का जो माइनर्स है उसको लिखना है। तो 9 का माइनर्स निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि 9 के रो और कॉलम को ढक दीजिए। तो इस तरह से हमने ढक दिया। अब जो कुछ भी बचा तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां पर लिखिए। जैसे -1 इंटू 2 तो ये आपका आता है -2। अब फिर ऑटोमेटिक यहां माइनस साइन लेता है अकॉर्डिंग टू रूल। अब फिर उसके बाद 8 4 जा 32, 8 चौके 32, तो ये आपका -32 आ गया। फिर यहाँ पर माइनस साइन, चूंकि 7 के लिए माइनस साइन, तो यह 7 लिए पहले रो का दूसरा एलिमेंट, तो पहले रो का दूसरा एलिमेंट लिए और 7 का जो रो और कॉलम है उसको ढक देते हैं। तो 7 का रो और कॉलम हमने ढक दिया। क्या क्या दिख रहा है आपको? 5 इंटू 2 दिख रहा है, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और फिर 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, तो -24 ये हो गया आपका। अब फिर उसके बाद इस 3 और 3 का माइनर्स हम लोग लेते हैं, यानी कि 3 और 3 का माइनर्स, क्योंकि साइन हम लोग वहां मेंशन कर लिए हैं इसीलिए माइनर बोल रहे हैं। अब यदि कहते हैं कि पहले रो का तीसरा एलिमेंट के साथ कोफैक्टर, 3 का कोफैक्टर भी बोल सकते थे। तो यहां बोलने में जो भी हो, लेकिन मीनिंग जो है हमारा सेम आना चाहिए।
अगर माइनस प्लस का साइन आप ले लिए हैं तो वहां माइनर बोल सकते हैं आप। 3 का माइनस हम लिख रहे हैं, यहां देखिए -7 लिख दिए तो भाई 7 का माइनस लिख रहे हैं, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब ये 3 हो गया तो 3 का रो और कॉलम को ढक देना है, तो 3 का रो और कॉलम को ढकते हैं तो 5 × 8 ये आपका 40 मिलता है, माइनस ये आपका +6 हो जाता है। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे, 9 × -34 -7 × ये आपका हो गया 14 +3 × 46 ये हो जाता है। अब यह वैल्यू जो है -306 हो गया। इसके बाद 98 है ना, ये आपका 98 हो गया, और फिर यहाँ पर 46 × 3 करते हैं तो यह 138 आता है, यह आपका 138, और इसको सॉल्व करेंगे तो -70 आपका मिलेगा। क्लियर है, समझ गए क्या मिलता है हमको, -70 मिल जाता है। अब ये हमको पता चल गया। अब हम चाह रहे हैं कि इसका जो है हमको एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका जो है हर एक टर्म का कोफैक्टर्स हमको लिखना पड़ेगा। यानी कि 9 का कोफैक्टर A11, 7 का कोफैक्टर A12, 3 का कोफैक्टर A13, A21, A22 और A23, और यह A31, A32 और यह A33, इसको हम लोग लिखते हैं जिसको हम लोग B मानते हैं। अब फिर इसका जब ट्रांसपोज लिख देंगे तो वही हमारा हो जाएगा, एडजॉइंट लिख हो जाएगा। तो बच्चों इसको लिखने में आपको क्या ध्यान देना है, A11 हमने लिखा, A12 लिखा हमने, A13 लिख दिया, इस तरह से आप दूर दूर करके लिख लीजिए, A21 और A22, और फिर यह आपका A23 लिख दिया, और फिर उसके बाद A31, A32 है ना, A33 इस तरह से लिख दिए। अब सबसे पहला काम कीजिए कि साइन का झंझट खत्म कर लीजिए, साइन सब में बिठा दीजिए कि भाई ये जो कोफैक्टर बनने वाला है इसका साइन क्या होगा, प्लस, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, है ना, और फिर इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस, फिर इसका साइन माइनस, फिर इसका साइन प्लस। इस तरह से आप डिसाइड कर लीजिए। अब डिसाइड करने के लिए एक चीज ध्यान देना है कि अगर 1 और 2 ये जो सफिक्स है आपका, दोनों का सम इवन होता है तो पॉजिटिव लिखना है। जैसे 2 + 2 4 होता है, 4 आपका इवन नंबर है इसीलिए पॉजिटिव होगा। 1 + 2 करते हैं तो 3 आता है जो कि ऑड नंबर है, तो यहां पर आपका निगेटिव हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोगों को पता होगा, काहे कि पिछले वीडियो में हमने बहुत जगह चर्चा कर चुके हैं। अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर हमको निकालना है, 9 का कोफैक्टर। तो 9 से रिलेटेड आपका रो और कॉलम को हमने ढक दिया। ढकने के बाद जो है यहां देखिए 1 × 2 करेंगे तो यह -2 आता है। 8 × 4 करेंगे, 8 चौके 32 -32 आता है। अब फिर उसके बाद 7 का कोफैक्टर हमको निकालना है, तो 7 का रो और कॉलम को ढकने से 5 × 2 = 10 होता है, और 6 × 4 = 24 होता है। ओहो सॉरी, ये हमको यहाँ लिखना है, ये 10 - 24, 10 - 24 ये हो जाता है। अब इसके बाद 3 का कोफैक्टर हमको लिखना है, तो 3 के रो और कॉलम को हमने ढक दिया, तो 8 × 5 = 40 +6 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 40 +6 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे में, 5 का कोफैक्टर हम लोग को लिखना है। तो 5 का पहले रो को ढक दिए, फिर उसके बाद कॉलम को भी ढक दिए, तो 7 3 8 2 मिलता है। तो 7 × 2 = 14 और 8 × 3 = 24। क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे बीच वाले का कोफैक्टर। तो हमको दिख रहा है कितना कितना दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है आपका 9368 है ना, ये 9368 आपका दिख रहा है। जैसे देखिए ये बीच में रख देते हैं हम लोग, बीच में इसको रख दिए, तो यहां पर देखिए 9 2 = 18 है ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे,
9 2 जा 18 माइनस 6 3 जा 18, तो 6 3 जा 18 इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से सारे वैल्यू को हम लोग को लिख लेना है। तो ये सारे वैल्यू हमको प्राप्त होते हैं। अब ये देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे ये प्लस को लेकर, तो यह आपका -34 आता है। अब फिर इसके बाद इसको जब सॉल्व करते हैं तो -10, अब माइनस पहले से है तो यह +10 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका 31 आता है, यह आपका 14 हो जाएगा, यह आपका 0 मिलता है, और यहाँ पर आपका मिलता है -21। इसके बाद 46 है ना, ये आपका 46 हो गया। अगला टर्म -30 हो जाएगा, और फिर उसके बाद -49 हो जाएगा, आपका माफ करेंगे 44 हो जाएगा, है ना, ये आपका 44 हो जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप स्टेप वाइज सोचते हैं ना, तो आप गलत होने की संभावना जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये सब करने के बाद जो है हम लोग यहाँ पर b को लिखते हैं। ये हमारा b जो हो गया -34, यह 14 और यह 46, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 0, यह -30 हो जाता है। इसके बाद यह आपका 31, यहाँ -21, फिर लास्ट में -44। तो यह आपका b प्राप्त होता है। अब हमको एडजॉइंट a निकालना है, तो एडजॉइंट a जो हो जाएगा b का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जो रो में है उसको कॉलम में ला देते हैं, जो कॉलम में है उसको हम लोग रो में कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाता है -34, 14, 46, उसके बाद 10 0 -30, 10 0 -30, उसके बाद 31 -21, ये 31 -21 और यह -44। तो ये आपको मिल गया एडजॉइंट A। तो यहाँ पर इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमको एडजॉइंट A मिला। अब हमको मतलब किससे है भाई, इस A से मतलब है और एडजॉइंट A से मतलब है, चूँकि वेरीफाई हमको करना है। तो आइए इस सबको साफ करके उसको देखते हैं हम लोग। तो ये वेरीफाई हम लोग को करना है क्या, कि एडजॉइंट A को मल्टीप्लाई किए A से, और फिर एडजॉइंट A का मल्टीप्लाई किए A से, तो डिटर्मिनेंट A इंटू I होता है। तो बच्चों देख लीजिए कि डिटर्मिनेंट A का जो वैल्यू है आपका -70 आया हुआ है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ पर, और सिर्फ इस -70 को रख लेते हैं, है ना, इस -70 को हम लोग रख लिए। यानी कि यह हमको प्रूव करना है -70, यह I3 है ना, -70 I3, 3 कहने का मतलब यूनिट मैट्रिक्स जो है 3/3 ऑर्डर का है। क्लियर है। तो अब यह जो है A और एडजॉइंट A हम लोग निकालते हैं। A का जो वैल्यू है आपका 9 7 3 5 -1 4 6 8 और यह 2। उसके बाद आपका एडजॉइंट A का जो वैल्यू निकला हुआ है -34 10 31, यह 14 0 -21 और यह 46 -30 और यह -44। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कैसे करना है भाई, कि इसके रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 9 इंटू -34 प्लस 7 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 46, अब फिर उसके बाद 9 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -30। इसके बाद 9 इंटू 31 प्लस 7 इंटू -21 प्लस 3 इंटू -44 3 इंटू -44। तो इस तरह से आप लोग इसको
लिखते चले जाएंगे, है ना। इसको लिखने के बाद, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोग का रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है ना। इसको मिला लेंगे बच्चों। यहाँ पर जैसा देख सकते हैं 9 इंटू -34 करेंगे, प्लस 7 इंटू 14 करेंगे, 98 मिलेगा। फिर 3 इंटू 46 करेंगे, 138 आपको मिलता है। अब फिर अगला मैट्रिक्स के अगले टर्म को लिखने के लिए देख सकते हैं पहले ही रो को हम दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 9 इंटू 10 आप देख सकते हैं 90 है, 7 इंटू 0 तो 0 है, 3 इंटू -30 तो वहाँ 90 है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके ये लिख लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक टेक्निक ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको यहाँ तो आपने a इंटू एडजॉइंट a किया है, यहाँ पर क्या किया है a इंटू एडजॉइंट a किया है आपने, देख सकते हैं पहले a को लिखा है तब उसके बाद एडजॉइंट को लिखा है, तो ये सब रिजल्ट मिला है। उसके बाद अगर एडजॉइंट a को मल्टीप्लाई करते हैं a से, यानी कि a को बाद में, कम्यूटेटिव है ये, तो होता क्या है कि इसका जब प्रोडक्ट आप इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे क्या कि जो रो में है, जैसे ये चीज आपका रो में है तो यह चीज आपका कॉलम में आ जाएगा, ये चीज आपका दूसरा रो जो है दूसरे कॉलम में आ जाएगा, और तीसरा रो में जो जो भी नंबर्स आए हैं, जो जो एलिमेंट आए हैं वो तीसरे कॉलम में आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि एक को मल्टीप्लाई अगर कर लिए हम लोग तो बार बार दूसरे को भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वहां ऑटोमेटिक हम उतना लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए इस सभी को आप ऐड करते हैं तो ये सारा सम जो है आपका 0 मिलता है, माफ करेंगे यह आपका -70 मिलता है। क्लियर है। इसको आप देखते हैं तो ये आपका कट के 0 हो जाता है। अब फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो यह भी आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी देख लीजिए 184 अब प्लस 170 -14, तो 184 ही हुआ माइनस में, तो दोनों आपस में कट गया, तो यह भी आपका 0। अब यहाँ पर देखिए -120 अब प्लस 50, तो -70 मिलता है, फिर 0 मिलता है, फिर 0, फिर 0 और फिर यह -70 मिलता है। तो सेम कंडीशन इसके साथ भी होता है, इतना बराबर भी आप इतना ही लिखेंगे। क्लियर है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग को अब क्या करना है कि -70 कॉमन ले लेना है। तो -70 चूंकि यहाँ पर ये क्या है आपका एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से -70 निकल जाता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हर एक 0 के साथ भी -70 मौजूद है, 0 के साथ भी -70 मौजूद है, तो -70 को हम बाहर निकाल सकते हैं और यह बच जाता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बच जाता है। यह -70 जो है आपका डिटर्मिनेंट A है। क्या है भाई, डिटर्मिनेंट A है, तो इसलिए हम लिखेंगे यह जो -70 है डिटर्मिनेंट A है, और यह जो आपका यूनिट मैट्रिक्स देख रहे हैं यही चीज आपका I है। तो यही चीज प्रूफ होता है, इतना बराबर इतना प्रूफ होता है और इतना बराबर इतना प्रूफ हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ जो है आप इसमें और सब भी प्रॉब्लम बनाइए। और एक बात मैं बता दूं कि आप अगर एडजॉइंट A को निकालने के लिए सीख गए हैं, ध्यान देंगे लास्ट बात, एडजॉइंट A को निकालने के लिए सीख गए हैं तो A इनवर्स निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। A इनवर्स इक्वल टू A का डिटर्मिनेंट 1/A का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट A होता है। तो एडजॉइंट A निकालने में हमें उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जो हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे ये सारे प्रॉब्लम अपनी कॉपी पर देखेंगे, और इस कॉपी पर हमने आप लोगों के लिए ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। वो आपको हेल्प क्या करेगा कि अगर आप कोई प्रॉब्लम बना रहे हैं और प्रॉब्लम में कहीं आप अटक जाते हैं, कहीं कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाती है, तो आप उस समय जो है इसके बाद वाले वीडियो को देखकर अपने प्रॉब्लम को सुधार सकते हैं। तो अब जो आपको प्रॉब्लम मैं बताने जा रहा हूं वो सारा कॉपी पे ऑलरेडी सॉल्व रहेगा, और उसे मैं समझाने की फिर से प्रयास करूंगा उसके साथ साथ। तो आइए हम लोग
कॉपी में देखते हैं। हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमको निकालना है और इस रिलेशन को हमको वेरीफाई करना है कि A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A डिटर्मिनेंट A इंटू आई यूनिट मैट्रिक्स। तो इसे वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का सबसे पहले सॉल्व कर इसके एडजॉइंट को ज्ञात करेंगे। और आइए हम लोग एडजॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं, तो अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा, इसीलिए मैंने इसे सॉल्व करके ही आप लोगों के पास रखा है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को देखें, 9 अपने के वीडियो को देखकर आप इसे समझने की कोशिश करें। अगर आप खुद बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया गया है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0, 0 0 1 दिया गया है। तो ये आपका दिया गया मैट्रिक्स जो है आपका यह है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, इसमें इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि सिर्फ यह जो आप सिंबल देख रहे हैं यह मैट्रिक्स के सिंबल को इंडिकेट करता है। अगर एक स्ट्रेट लाइन डाल दिए तो यह आपका डिटर्मिनेंट का सिंबल हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यह इसका वैल्यू प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम कॉस अल्फ़ा को लेते हैं तो कॉस अल्फ़ा के रो और कॉलम को ढकने के बाद कॉस अल्फ़ा 0 और 0 ये 1, इस दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करके डिफरेंस में लेते हैं तो कॉस अल्फ़ा इंटू 1 हो जाएगा और इसके बाद जो है आपका 0 इंटू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से पहले रो के एलोंग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, दूसरे रो के भी एलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो हमने किया है इस तीसरे रो को लेकर एक्सपेंड किया है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं तीसरा रो का पहला एलिमेंट 0 है, 0 इंटू 0 का कोफैक्टर तो 0 ही हो जाएगा। फिर 0 इंटू फिर इस 0 का कोफैक्टर तो ये एलिमेंट आता है तो 0 ही हो जाता है। फिर 1 इंटू 1 का कोफैक्टर तो 1 किए, 1 का कोफैक्टर आपका ये सारा टर्म हुआ, ये एक 2/2 आपको डिटर्मिनेंट देता है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जब आप निकालेंगे कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ऑलरेडी यहाँ पर माइनस आता है जिसके चलते यह आपका प्लस हो गया और इसका वैल्यू आपको मिल गया 1 मिल गया। अब यह इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो गया भाई, ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए। तो यहाँ हमको इनवर्स तक नहीं जाना है, सिर्फ एडजॉइंट हमको ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए जैसा कि आपने परिभाषा देखा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं हर एक टर्म का। जैसे कॉस अल्फ़ा का कोफैक्टर निकालना है तो कॉस अल्फ़ा से जो रो और कॉलम जो है उसको ढक दिए, बाद बाकी जो बचता है कॉस अल्फ़ा 0 और फिर 1, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपका कॉस अल्फ़ा। इसके बाद A12 जो कि दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर है, तो दूसरा एलिमेंट का रो और कॉलम को आप ढक देते हैं तो साइन अल्फ़ा 0 और 0 1 मिलता है, साइन अल्फ़ा 0 और 0 1 मिलता है, जिसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा मिलेगा। इसी तरह से हम लोग A13 कहने का मतलब कि फर्स्ट रो के तीसरे एलिमेंट का कोफैक्टर हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो जिसको हम लोग ये लिख सकते हैं, इसका वैल्यू आपका 0 मिल जाता है। तो बच्चों आप लोग जो है उम्मीद करते हैं कि ये सारे चीज़ को समझ रहे होंगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो इसी तरह से हम कोफैक्टर्स को निकालते चले जाएंगे। इसमें एक और समझिए भाई कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं। जैसे A23 कहने का मतलब कि दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट, तो यह आपका क्या हो गया,
पहला रो यह दूसरा रो और दूसरा रो का तीसरा एलिमेंट 0 है। अब इसका कोफैक्टर आपको निकालना है, तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए इसके जो कॉलम के टर्म है, इसके जो रो के टर्म है, इस दोनों को हम लोग ढक देते हैं। इसको और इसको ढकने से देखिए क्या मिलता है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0 0। तो उसी तरह से देखिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0 0। और इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 0 के बराबर लिखते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना है कि आप इसके साइन को अल्टरनेटली प्लस माइनस ले सकते हैं, या पिछले वीडियो में मतलब इसी वीडियो में किसी सेक्शन में आप लोगों को बताया गया कि इसका माइनस साइन डिसीजन होता है। यहाँ -1 पर पावर 1 + 2 कर दिए तो -1 पर पावर 3 आ गया। अगर -1 पर पावर जो है ऑड नंबर आता है तो यह माइनस ही होता है। अगर -1 पे पावर इवन नंबर आता है तो ये हमारा बन जाता है प्लस में बन जाता है। तो वही चीज़ है, यहाँ 1 3 का सम जो है आपका देख रहे हैं इवन नंबर है, इसीलिए इसके पहले प्लस। 2 1 का जो सम है आपका ऑड है, इसीलिए इसके पहले माइनस। 2 2 का जो सम है आपका इवन है, इसीलिए इसके पहले प्लस। तो प्लस कहाँ लगेगा, माइनस कहाँ लगेगा, उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको कन्फ्यूजन अब नहीं हो रहा होगा। उसी तरह से 3 1 देख रहे हैं आप, है ना, A3 1 है, यानी कि तीसरा रो, तो पहला दूसरा और यह आपका तीसरा रो का पहला एलिमेंट, 3 1 कहने का मतलब पहला एलिमेंट, ये इसका कोफैक्टर देखिए इसके कॉलम को और इसके रो को ढक देने से जो भी प्राप्त होता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लेते हैं। और इसको जो है हम लोग एडजॉइंट जब लिखेंगे तो एडजॉइंट लिखने में क्या रूल है कि हर एक का कोफैक्टर हमने लिखा, क्या लिखा, कॉस अल्फ़ा, फिर अगले इस माइनस साइन अल्फ़ा का कोफैक्टर जो है आपका माइनस साइन अल्फ़ा होता है। और उसके बाद 0 का कोफैक्टर यहाँ देख सकते हैं, 0 का कोफैक्टर जो है, 0 का कोफैक्टर यह साइन अल्फ़ा आपका मिलता है, सॉरी 0 मिल जाता है, 0 मिल जाता है। फिर उसके बाद यह साइन अल्फ़ा, फिर उसके बाद अगला टर्म कॉस अल्फ़ा, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद आपका यह 0, फिर लास्ट में आपका 1। तो इस तरह से यह जो मिलता है आपका एक मैट्रिक्स मिलता है। अब इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकाल दें, इस मैट्रिक्स का क्या करें, ट्रांसपोज निकाल दें, तो यही चीज़ एडजॉइंट मिलता है। जैसा कि देख सकते हैं कि जो एलिमेंट हमारा रो में है यहाँ पर, वही एलिमेंट सब हमारा कॉलम में आ गया। दूसरे रो में जो एलिमेंट हैं तो दूसरे यह कॉलम में आ गया है, और तीसरे रो में जो एलिमेंट हैं तो तीसरे कॉलम में आ गया है। तो इस तरह से हम लोग एडजॉइंट ए को निकाल सकते हैं। अब एडजॉइंट ए को जब निकाल लिए तब आगे क्या करना, तब जो हमें वेरीफाई करना है ए एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई मैट्रिक्स। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले ये LHS को लेते हैं, ए को हमने लिख दिया है, एडजॉइंट ए जो अभी ज्ञात किया उसको भी लिख दिया। फिर इसको मल्टीप्लाई करने का रूल आपको पता होगा, बताए भी थे हम कि रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ होता है, यानी कि कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर इसका तीसरा एलिमेंट 0 इंटू 0, तो यह 0 हो गया। फिर रहेगा पहला ही रो, और फिर दूसरा कॉलम का एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ इस पोजीशन में हम लोग लिखेंगे साइन कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर 0 इंटू 0। इस तरह से आप लोग प्रोडक्ट करके जब देखेंगे तो यह आपका जो वैल्यू आएगा, देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जो कि 1 होता है, यहाँ यह दोनों आपका कट के 0 हो जाता है, यह टर्म तो आपका 0 है ही। इसके बाद यहाँ भी यह दोनों कट के आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसके बाद साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 आ गया है, बाद बाकी सब जगह हमको 0 मिल रहा है।
तो इस तरह से हम इसी चीज को 1 इंटू इतना लिख सकते हैं, और 1 जो है ना आपका डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू है आपका यह 1 है। जैसा कि हम पीछे में निकाले थे, डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू है यहाँ आपने देखा था क्या निकला था, हमारा 1 निकला था। इस तरह से हम यहाँ पर 1 के जगह पर डिटर्मिनेंट ए डाल दिए और डिटर्मिनेंट ए इंटू आई लिख दिए। उसी तरह से एडजॉइंट ए और ए को भी हम लोग इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। आप इसका प्रोडक्ट जो है ध्यान से करेंगे, एकदम स्थिर मन से करेंगे, ताकि इसके आंसर तक आप लोग पहुंच सके। अगर दिक्कत होती है तो आप वीडियो जरूर देख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जैसा कि ए आपका दिया गया है और इसमें क्या करना है, सो दैट एडजॉइंट ए इक्वल टू 3 इंटू ए का ट्रांसपोज, 3 इंटू ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहला टारगेट होगा हमको एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए भाई, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले ये मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल होना चाहिए, ये पता लगाना है। तो इन्वर्टिबल कैसे पता चलेगा, तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे और इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो इसका वैल्यू 27 आता है। क्या आता है आपका, इसका वैल्यू 27 आता है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ऐसा मैट्रिक्स जिसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो वैल्यू निकालते हैं वह 0 के बराबर नहीं होता है, तो वह नॉन सिंगुलर होता है। अब जब नॉन सिंगुलर हो गया तब तो इसका क्या कहते हैं, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट ए हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए क्या करना है हमको, A11, A12, A13, A121, A22, A23, A31, A32, A33, ये सारे वैल्यू को हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें जो है आप इसके इस सेक्शन को जो है ना पार्ट वाइज काम कीजिए। सबसे पहला काम कीजिए क्या कि किस में प्लस लगेगा किस में माइनस लगेगा, सबसे पहले उसी चीज़ को आप लिखिए। क्लियर है, सबसे पहले आपको वही चीज लिखना है। अब फिर पहले एलिमेंट का कोफैक्टर्स आपको लिखने हैं, यानी कि माइनर्स तब लिख लिया, माइनर्स लिखिए। कहने का मतलब कि साइन और यह माइनर्स मिलके आपका कोफैक्टर हो जाएगा। अब पहला एलिमेंट का कोफैक्टर, उम्मीद करते हैं कि आप लोग कोफैक्टर लिखने के लिए समझ गए होंगे। इसका भी कोफैक्टर A13 का कोफैक्टर का स्मॉल A13 का कोफैक्टर जो है कैपिटल A13 हो जाएगा, जिसका वैल्यू ये सॉल्व करने पे मिलेगा, ये सॉल्व करने पे मिलेगा। तो इस तरह से ध्यान से देख लीजिएगा कि आप जब सॉल्व करते हैं तो यही सब वैल्यू आता है कि नहीं। अब जैसे एडजॉइंट हमको ए लिखना है, तो एडजॉइंट ए लिखने के लिए क्या करना है कि ये सब जो एलिमेंट था आपका -3, -6 और -6, अब फिर उसके बाद 3, 6, 3, -6, 6, 3, -6, उसके बाद 6, -6, 3, 6, -6, 3, ये सारे एलिमेंट जो थे आपका क्या थे, रो में थे। अब इस रो का ट्रांसपोज कर देना है। तो इसी का जब ट्रांसपोज करेंगे, कोफैक्टर्स जो हम लिखे हुए हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, इसका जब हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो यही आपका हो जाएगा एडजॉइंट ए हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि -3, -6, -6, तो -3, -6, -6, 6, 3, -6, तो 6, 3, -6 है ना, ये सारा जो है कॉलम में आ गया है जो कि रो में था आपका। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मैट्रिक्स में यह रूल है कि जब भी हम कॉमन लेते हैं तो सारे एलिमेंट का फैक्टर्स निकल जाता है। जैसे इसका फैक्टर 3 है, इसका भी फैक्टर 3 है, आपका 6 का भी फैक्टर 3 है, -6 का भी फैक्टर 3 है, 3 का भी फैक्टर 3 है। तो सबसे 3 अगर हम बाहर निकाल लिए तो हमको मिला ये मैट्रिक्स। तो 3 इंटू दिस जब देखिएगा और इसका आप लोग ट्रांसपोज जब करते हैं, है ना, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं हम लोग, है कि नहीं, इसका ट्रांसपोज जब कर देते हैं तो हमको ये मिल जाता है। और ये जो एग्जैक्ट देख रहे हैं ना, यही चीज़ जो है आपका ए है। क्या है भाई, यही चीज़ जो है आपका ए है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 3 इंटू ए का ट्रांसपोज। और यही चीज़ हमको प्रूव भी करना था कि एडजॉइंट ए इक्वल टू 3 इंटू ए का ट्रांसपोज होता है।
इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। तो 21 में आप देखिए क्या करना है यहाँ पर, है ना। तो 21 में फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस गिवन बिलो। तो बच्चों कुछ प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पर भी आप लोगों को बताया था, हालांकि आपको दिक्कत नहीं हो तो कुछ प्रॉब्लम हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। इस सेक्शन में हम लोग 21 को उठाने वाले हैं। तो अब इस 21 का सॉल्यूशन ज़रा ध्यान से देखेंगे कि यह आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है और हम जान रहे हैं कि अगर ए इनवर्स निकालना है तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए होता है। तो सबसे पहला टारगेट है हमारा कि डिटर्मिनेंट ए को हम लोग निकाल लें और फिर उसके बाद एडजॉइंट ए को निकालें। तो वही करेंगे कि डिटर्मिनेंट ए को निकालें हम, जो कि 10 के बराबर निकला है ना, देख सकते हैं। इसी तरह से सॉल्यूशन आपका आएगा। और यहाँ पर जब 10 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट इसमें करता है। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अब हमको क्या चाहिए, कोफैक्टर्स चाहिए, जबकि यह मैट्रिक्स आपका डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हो। तो इसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कोफैक्टर निकालने के लिए कि भाई कोफैक्टर A11, A12, A13, A21, A22, A23, इस तरह से पहले इसको लिखिए। पहले इस सेक्शन को आप पहले लिख लीजिए पूरा, अब फिर उसके बाद इसमें पॉजिटिव और किसका निगेटिव होगा इसको लिख लीजिए। क्लियर है, इसको लिख लीजिए। अब फिर इत्मीनान से जो है बारी बारी से कोफैक्टर को लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, चलिए इसी में देखते हैं कि 8 का है ना माइनर्स हमको देखना है, जो कि साइन लगने के बाद कोफैक्टर कहलाएगा। तो माइनस देख रहे हैं 0616, 0616, यानी कि इसके रो और कॉलम को हम ढक दिए। अब फिर उसके बाद इसका हमको माइनर्स लेना है, तो इसका माइनस लेना है, तो ये रो और ये कॉलम को ढक दिए। तो 10866 देख सकते हैं, 10866 हमने लिखा है। तो इसी तरह से हम और सारे वैल्यू को निकालते चले जाएंगे और निकालने के बाद जब सॉल्व करते हैं तो हमको ये सारा वैल्यू प्राप्त होता है। देखिए अगर आप अपने से सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से मिला के आप देख सकते हैं कि ये सारा वैल्यू आपका आया है कि नहीं। अब जैसा कि यहाँ पर इसको हम कोफैक्टर्स को अरेंज कर रहे हैं, A11 हमारा -6 निकला था, A12 जो है -12 निकला, A13 जो है 10 निकला, A21 जो है 25 निकला है, 25 निकला है। इसी तरह से सारे वैल्यू को हम लोग रख दिए। रखने के बाद जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, कहने का मतलब कि इसका ट्रांसपोज, देखिए कि यह चीज़ जो है आपका रो में है जो कि कॉलम में चला आया, यह भी आपका सब रो में है तो कॉलम में चला आया, ये सारा रो में वाइज है तो कॉलम वाइज चला आया। तो ये आपको दे दिया एडजॉइंट ए दे दिया। अब जैसे एडजॉइंट ए निकल गया तो ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए होता है। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जो है 10 निकला हुआ है और इसके बाद एडजॉइंट ए का वैल्यू आप रख दीजिए, हूबहू इसको उठा के यहाँ पे रख दिए, यही हो गया आपका इनवर्स। तो उम्मीद करते हैं कि यह इनवर्स निकालने में आपको दिक्कत अब नहीं हो रही होगी, है ना। इसके बाद 24 नंबर देखिए। तो इसी RS अग्रवाल बुक में क्वेश्चन नंबर 24 आपका ये ए दिया गया है और इसमें प्रूव करने के लिए कहता है कि ए इनवर्स ए का क्यूब है। तो बच्चों ए इनवर्स निकालने के लिए अभी तक तो आप लोग जान ही गए कि सबसे पहले हम जो भी दिया गया मैट्रिक्स है उसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इसका वैल्यू हमारा 1 निकला है जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। कब, जबकि हम इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके सारे कोफैक्टर को निकाल लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक तो कोफैक्टर आप निकालने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से सीख गए होंगे। तो ये सारा कोफैक्टर हमारा निकला हुआ है, इसको आप जरूर जब बनाएंगे तो मैच कर लें कि आपका यही सब कोफैक्टर आया हुआ है कि नहीं। अब इस सारे कोफैक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं के लिए एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं।
मैट्रिक्स को कंसीडर करके हम लोग क्या करते हैं भाई, ट्रांसपोज ले। तो ये हमारा एडजॉइंट ए और जो भी कोफैक्टर्स निकला था उसका ट्रांसपोज हमने लिख लिया है। उसके बाद ए इनवर्स निकालने के लिए ए का A1 बाय डिटर्मिनेंट ए और यह एडजॉइंट ए को हमने लिख दिया है हूबहू। तो यही चीज जो हो गया आपका क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। बच्चों पिछले लेक्चर में आप लोगों को भी पढ़ाया गया था कि ए इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। तो उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लोग यूज किए थे, है ना। तो अब क्या है कि अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन आप भूल भी रहे हैं तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है आप एडजॉइंट निकालकर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये क्या कह रहा है कि ये तो इन्वर्स आपने ज्ञात कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया था कि ए इन्वर्स इक्वल टू ए का क्यूब दिया गया था। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए क्यूब निकालेंगे। तो ए क्यूब का कहने का मतलब ए इंटू ए हो गया, ए स्क्वायर कहने का मतलब ए इंटू ए हो गया, और ए हमारा ये दिया गया है, अगेन ए यही दिया गया है। इस दोनों का प्रोडक्ट जब करेंगे तो आपको ये मिलेगा, देख लीजिएगा। अब फिर इसका प्रोडक्ट जो है ए स्क्वायर का प्रोडक्ट फिर ए के साथ हम करते हैं, तो इसका प्रोडक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से प्रोसेस वाइज भी कुछ दिया गया है यहाँ पर, यह इस तरह से आपका प्रोडक्ट मिलता है, और जब इस प्रोडक्ट का वैल्यू निकालेंगे तो आपका यही वैल्यू प्राप्त होगा, जो वैल्यू की आप यहाँ पर प्राप्त किए ए इनवर्स में। जो वैल्यू आप यहाँ पर प्राप्त किए ये क्यूब में, वही दोनों वैल्यू आपका सेम होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ए इनवर्स इक्वल टू ए क्यूब कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा। अगर बाय द वे आप कहीं अटकते हैं तो ये सब चीज़ आपको मदद करेगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 जो है भले आपको देख के अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन यह बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। देखिए डी जो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है आपका, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये, देखिए भाई ये हुआ इसका मतलब d इक्वल टू D1 0 0 D2 0 0 0 D2 0 0 0 D3। तो ये हुआ इसका मतलब। अब इसका जब वैल्यू निकालेंगे आप डिटर्मिनेंट में, चूंकि यहाँ पर d इनवर्स इक्वल टू इतना प्रूव करने के लिए दिया गया है, देख रहे हैं ना, d इनवर्स इक्वल टू डायगोनल। देखिए d1 का इनवर्स, d2 का इनवर्स, d3 का इनवर्स, तो इसका मतलब होता है 1 बाय d1, इसका मतलब होता है 1 बाय d2 और इसका मतलब होता है 1 बाय d3। यानी कि यह मैट्रिक्स आपका है ना, है जिसे हमको प्रूव करना है। तो अब ये तो जीरो के बराबर नहीं है, तो निश्चित रूप से डी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या काम करना है भाई, सबका कोफैक्टर्स निकाल लेना है भाई। तो सबका कोफैक्टर्स निकालने के लिए आप ध्यान से देखें कि हर एक एलिमेंट का हमने कोफैक्टर यहाँ पर निकाला है। ये फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, ये फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट जो कि 0 है आपका, फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट जो कि 0 है। तो इसके रो और कॉलम को ढक दिए, जो बचा उसको मैंने यहाँ पर लिखा है ना। देखिए 0 D2 0 0 0 D2 0 0 बचा, वही चीज़ हमने यहाँ लिखा। इसी तरह से अन्य कोफैक्टर्स को भी हमने लिखा है। कोफैक्टर में क्या होता है कि साइन का विशेष ध्यान दिया जाता है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, अल्टरनेट करके आप प्लस माइनस ले लेते हैं। एक बार और समझिए कि अगर इस सफिक्स का सम इवन आता है तो प्लस होगा, अगर इसका सम जैसे 2 1 का सम 3 आता है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर 2 3 का सम ऑड आता है तो यहाँ पर माइनस होगा। तो इस तरह से हमने लिखकर इसको एडजॉइंट को ज्ञात कर लिया है ना। एडजॉइंट जो होता है ट्रांसपोज होता है, जैसे कि इसका कोफैक्टर को अरेंज किए, अब फिर उसके बाद इसके ट्रांसपोज को निकालें, तो यही हमारा एडजॉइंट होता है। अब हमने क्या किया भाई,
अब हमने ए इन्वर्स लिखा। ए इन्वर्स हम देख रहे हैं कि 1 बाय डिटर्मिनांट ए लिखना है, एडजॉइंट ए लिखना है। इस ए डिटर्मिनांट का वैल्यू d1 इंटू d2 इंटू d3 हम ज्ञात किए हुए हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ हमने रख दिया, रखने के बाद इसको भी उठा के यहाँ रख दिया। अब फिर देखिए क्या किए कि यह जो आपका फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, जो कि सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, यह और जब इसका मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ होगा तो 0 ही हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 0 के साथ तो 0 ही हो जाएगा। और ये चीज़ का प्रोडक्ट अगर इसके साथ होगा, देख सकते हैं, इसको अगर गुना मल्टीप्लाई करेंगे d2 d3 बाय d1 d2 और d3, तो d2 d3 कट जाएगा, 1 बाय d1 बच जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपका बचता है 1 बाय d1, यहाँ पर बचेगा 1 बाय d2 और यहाँ पर बच जाएगा 1 बाय d3। तो इसमें देख रहे हैं डायगोनल में ही एलिमेंट है, तो डायगोनल, इसीलिए डायगोनल लिख देंगे और d1 का इन्वर्स लिख देंगे, d2 का इन्वर्स लिख देंगे, d3 का इन्वर्स लिख देंगे। क्योंकि हमने बताया आपको कि d1 इन्वर्स का मतलब हुआ 1 बाय d1, d2 इन्वर्स का मतलब हुआ 1 बाय d2, d3 इन्वर्स का मतलब हुआ 1 बाय d3। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। आगे अब हम लोग देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 का भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं भाई। चूँकि बहुत सारे प्रॉब्लम को समझा दिया है हमने, तो इसीलिए आप तक सॉल्यूशन पहुंचाने के लिए हमने ये हथकंडा अपनाया है, ये तरीका अपनाया है। तो ए देख रहे दिया गया है और बी आप देख रहे दिया गया है ना। और इस दोनों का इन्वर्स आपको निकालना है। अब फिर जब इसका इन्वर्स निकाल लेंगे ना, तो फिर आपको इसका भी इन्वर्स निकालना है, यह जो मैट्रिक्स दिया गया है। तो ये दोनों में क्या अंतर है, इस दोनों में और इसमें क्या अंतर है भाई? तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। इस दोनों का प्रोडक्ट जो है ये है, ध्यान दीजिए, इस दोनों का प्रोडक्ट जो है ये है और इसका भी हमको इन्वर्स निकालना है। तो अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग पूरा बेसिक रूल को यूज नहीं करेंगे। अगर इसका इन्वर्स और इसका इन्वर्स निकाल चुके हैं तो इसका इन्वर्स निकालने में हमको आसानी होगी। क्यों? क्योंकि इसी दोनों का प्रोडक्ट ये है आपका, है ना। तो अब क्या करते हैं कि ए और बी लिए, ए का जब हम डिटर्मिनांट में कन्वर्ट करके वैल्यू निकालेंगे, देखिए इसका वैल्यू आप निकालिए और इसका भी वैल्यू निकालिए, यह भी आपका 1 निकलेगा, यह भी आपका 1 निकलेगा। उसके बाद इसमें एडजॉइंट निकालना आसान है और एडजॉइंट में देखिए यहाँ पर हमने ट्रांसपोज लिख दिया है, यानी कि इस 1 का कोफैक्टर जो होगा, देखिए ध्यान दीजिए, 1 का जो कोफैक्टर होगा 1 का कॉलम और रो ढक जाएगा और फिर 1 इंटू 1 होता है, 0 इंटू पी तो 0 हो जाता है। तो इसीलिए यह आपका 1 होगा कोफैक्टर, इस 1 का कोफैक्टर। अब इस p का कोफैक्टर निकालिएगा तो p का यह कॉलम ढक दिए, यह रो ढक दिए, तो देखिए 0 इंटू 1 और 0 इंटू पी तो यह 0 ही हो जाता है। तो मतलब कि हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में, उसके संगत में हमने कोफैक्टर को रख दिया है, कोफैक्टर को रख दिया है इसी तरह से। तो कोफैक्टर को सीधा सीधी रख देना जो है एडजॉइंट नहीं होता है, उसका ट्रांसपोज लेना होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ ट्रांसपोज का चिन्ह लगाया, इस पे देखिएगा, गौर कीजिएगा। उसी तरह से एडजॉइंट बी निकालने के लिए क्या किए, हूबहू हमने कोफैक्टर निकाला और यहाँ पर भी ट्रांसपोज लगा दिया। और ट्रांसपोज तब हटेगा जब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका मतलब फाइनली एडजॉइंट ए और एडजॉइंट बी हमको मिल जाएगा। अब एडजॉइंट ए और बी मिल गया आपको, तो ए इन्वर्स निकालना है, तो 1 बाय डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब बी इन्वर्स निकालना है तो 1 बाय डिटर्मिनांट बी इंटू एडजॉइंट बी कर दीजिए। और डिटर्मिनांट बी का भी वैल्यू 1 ही है और डिटर्मिनांट ए का भी वैल्यू आपका 1 ही है। अब इसको आप रखिएगा तो ए इन्वर्स बी इन्वर्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ए इन्वर्स बी इन्वर्स जब मिल जाएगा, देख लीजिए, अगर आप सॉल्व करते हैं तो यही मिलना चाहिए हमको, है ना। सॉल्यूशन का तरीका भी आपके सामने ही है।
अब हम लोग जान रहे हैं क्या कि ए डॉट क्रॉस बी कर दे, ए और बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको ये मिलता है। और ये चीज जो है यही चीज है आपका, यही चीज है। क्लियर है? ये चीज जो आपने देखा इस दोनों का प्रोडक्ट, ये हमारा यही चीज है। अब हम लोग जान रहे हैं एक फॉर्मूला के तहत कि ए बी का होल इनवर्स लिए हुए हैं, तो यह जो होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। अब इसका हमको निकालना है इनवर्स, इसका हमको इनवर्स निकालना है, यानी कि यह ए बी है ही, ए बी का इनवर्स निकालना है। तो हम जान ये रहे हैं भाई फॉर्मूला कि ए बी का जो इनवर्स है, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स लिख सकते हैं। और बी का इनवर्स हमको पता चल गया है और ए का भी इनवर्स हमको पता चल गया है। जब दोनों इनवर्स हमको पता चल ही गया है तो अगले स्टेप में क्या करेंगे भाई, हम बी इनवर्स को लिख देंगे और यह ए इनवर्स को लिख देंगे और दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो मल्टीप्लाई होके आएगा वही आपका इसका इनवर्स हो जाएगा, ए बी का इनवर्स हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन को आप लोगों के लिए लिया है और कुछ कुछ बीच में छोड़ भी दिया है। जैसा कि आप अपने बुक में देख सकते हैं कि यह जो आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, यह जो आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, 31 देखा जाए या 33 देखा जाए या 34 देखा जाए तो यह तीनों चारों क्वेश्चन जो है लगभग एक ही तरह का है। तो इसीलिए 32 अगर बना लेते हैं तो 31, 33, 34 ये सब बनाने में, आपको 35 ये सब बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बीच से एक क्वेश्चन को मैंने उठाया और यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया। तो क्या करना है कि यह जो आपका दिया गया है मैट्रिक्स पोलिनोमियल है, यह मैट्रिक्स पोलिनोमियल का डिस्कशन ऑलरेडी मैंने कई बार किया हुआ है पिछले क्लास में। क्या है भाई? मैट्रिक्स पोलिनोमियल है ये। इसमें x के जगह पर आप यहाँ a रखते हैं, तो a रखते हैं तो यहाँ पर आपको a इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहला बात क्या है कि यह a जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और यहाँ पर देखिए सेटिस्फाई करता है या वेरीफाई कीजिए या सो दैट, ये सब जो है ना एक ही तरह की बात है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ वेरीफाई लिखा हुआ है, यहाँ सेटिस्फाई लिखा हुआ है, यहाँ सो दैट लिखा हुआ है, यहाँ भी उसी तरह का कंडीशन है। तो यहाँ सब में क्या करना है आपको कि जैसे कि यह आपको a दिया गया है, a स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वेशन आपका मांग रहा है क्या कि x स्क्वायर, कहने का मतलब a का स्क्वायर, 4 इंटू एक्स, तो x के जगह पे a रखिए आप, और 42 है सिर्फ। तो चूंकि इसको हमने कन्वर्ट किया है मैट्रिक्स में, तो ये इसलिए यह 42 आपका अकेला नहीं रहेगा, इसके साथ यूनिट मैट्रिक्स जुट जाएगा। यूनिट मैट्रिक्स जुटने से जानते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूनिट मैट्रिक्स का वैल्यू जो होता है 1 होता है अगर वैल्यू की बात करें, और मैट्रिक्स की बात करें तो वह आपका यूनिट मैट्रिक्स हो जाता है, जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमको सिर्फ मदद करती है। यहां पर हमको चाहिए a स्क्वायर, तो हमने a को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया और a स्क्वायर हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद हमको a चाहिए, तो a के जगह पर 4 इंटू a के जगह पर ये रख दिया हमने, इसको a स्क्वायर के जगह पर इसको रख दिया जो कि हमने यहाँ निकाला था। अब फिर 42 लिखा हमने। अब फिर यह जो है आपका यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो वही चीज रह जाएगा, लेकिन इस 4 से जो है हर एक टर्म को मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एक मेंबर को मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख सकते हैं 4 इंटू -8 -32, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 4 यह 16 हो गया। अब 42 इंटू 1 तो 42, अब 42 इंटू 0 तो यह आपका 0, अब 42 इंटू 0 तो 0। अब इस सब को आप ऐड कीजिए, देखिए कैसे होगा। यह 74, यहाँ से -32 और यहाँ से आपका -42 करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा टर्म, फर्स्ट रो का दूसरा टर्म
फर्स्ट रो का दूसरा टर्म और फर्स्ट रो का दूसरा टर्म, इस तीनों को आप ऐड कर दीजिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर साइन। जैसे इसका साइन माइनस है और इसका साइन प्लस है, इसका साइन आपका माइनस है, तो यह भी वैल्यू देखिए जीरो ही मिलता है। इसी तरह से यह भी आपका जीरो मिलेगा, उसके बाद यह भी आपका जीरो मिलेगा, तो यह आपका जीरो मैट्रिक्स हो गया। और जीरो मैट्रिक्स जब हो गया तो इसी चीज़ को तो वेरीफाई करना था, यानी कि इस इक्वेशन को जो है ना, सेटिस्फाई करता है। कौन करता है? यह मैट्रिक्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब हमको निकालना है ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, अब ध्यान देंगे आप लोग। हमारे पास यह जो है मैट्रिक्स पोलिनोमियल यही दिया गया है, दोनों साइड जो है हमने ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। दोनों साइड क्या किया हमने, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे देखिए ए स्क्वायर को ए हमने लिखा है, 4a है, यह आपका 42i है, इसके साथ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो गया, आई के साथ भी ए इन्वर्स आ गया और जीरो के साथ भी ए इन्वर्स आ गया। तो ये तो आपका जीरो मैट्रिक्स ही हो गया। लेकिन हम जान रहे हैं कि ए और ए इन्वर्स जो होता है यह आई के बराबर होता है, तो इसीलिए ए इंटू आई हमने लिखा है। ए इंटू ए इन्वर्स का वैल्यू क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है, आई होता है, तो इसको हमने 4i लिख दिया है। यहाँ 42 इंटू आई ए इन्वर्स है, तो यह आपका सिर्फ ए इन्वर्स ही बच जाता है। इस 42 ए इन्वर्स को एक साइड कर लीजिए, बाद बाकी को एक साइड कीजिएगा, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब ए आई को भी हम लोग चूंकि यूनिट मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम मैट्रिक्स आएगा आपका, और यह 4 इंटू आई। तो ए का जो वैल्यू है आपका, जैसा कि प्रॉब्लम में दिया गया है, 4 इंटू यूनिट मैट्रिक्स कर देते हैं। और जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका 42 ए इन्वर्स इतना मिलता है। दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, देख सकते हैं ऐड करके, -8 + 4 -4 हो गया, 5 + 0 5 हो गया, 2 + 0 2 हो गया, 4 + 4 8 हो गया। तो ए इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह 42 जो है यहाँ आपका राइट साइड में चला आएगा, तो यही चीज़ आपका इन्वर्स हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 आप सिर्फ देख लीजिए, वही चीज़ है। इसमें देख सकते हैं मैट्रिक्स पोलिनोमियल ये दिया गया है, इसमें आपको x और y का वैल्यू निकालना है। तो ए स्क्वायर, ये ए आपका दिया गया है, तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकाल लीजिए। ए स्क्वायर निकालने में इस मैट्रिक्स को 2 बार आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने से ये मिलेगा। अब इस इक्वेशन में जब रखेंगे आप, तो इस इक्वेशन में ए स्क्वायर का वैल्यू x इंटू आई वाई इंटू ए 3175, ए का वैल्यू 3175 है। अब इसको आप x जो है, x से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इस y से जो है सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, देख सकते हैं सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया हुआ है हमने। उसके बाद जो है इस दोनों को ऐड कर दिए, तो यह जो डिटरमिन मैट्रिक्स हुआ, यह मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों भाई इक्वल है। इक्वल तभी कहलाएगा जबकि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, यानी कि यह पहला एलिमेंट, पहले रो का पहला एलिमेंट पहले रो का पहला एलिमेंट के बराबर होगा, पहले रो का दूसरा एलिमेंट तो पहले रो का दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, इक्वल होगा। सेकेंड रो का पहला एलिमेंट तो सेकेंड रो का पहला एलिमेंट, ये दोनों बराबर होगा। तो उसी तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, ये सारे इंफॉर्मेशन को लिख लिया, पहला दूसरा चौथा लिख लिया। अब इससे हमको y का वैल्यू मिल गया। y का वैल्यू जब मिल गया तो x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। इसमें हमने क्या किया, y के जगह पर 8 रख दिया, चूँकि y का वैल्यू हमारा 8 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमको 8 मिलता है, यानी x और y का वैल्यू 8 और 8 मिल गया। अब क्या करना है, आपको ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए फिर से हम लोग लेते हैं मैट्रिक्स पोलिनोमियल को, और चूंकि x का वैल्यू निकल चुका है तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ x के जगह पे 8 रख दिए,
और y के जगह पर यहाँ पर हमने 8 रख दिया। अब इसको उसी तरह से सॉल्व कीजिए भाई, दोनों साइड जो है ए स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हैं और दो सभी एलिमेंट के साथ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिए और इस तरह से सॉल्व करने के बाद 8a इन्वर्स इक्वल टू 8i माइनस ए मिलता है। और i जो है यूनिट मैट्रिक्स तो आप जान ही रहे हैं और a जो है आप जान ही रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम आपको दिया गया है ना, जो प्रॉब्लम आपका दिया गया है, जैसे एक बार देख सकते हैं यहाँ जो प्रॉब्लम आपको दिया गया है यही है आपका a। इसको हम रख दिए और इसके बाद सॉल्व जब करेंगे तो a इन्वर्स हम लोग को मिल जाता है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग 36 नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें दिया गया है कि सो दैट मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस। चूँकि यह प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा था लेकिन है बच्चों आसान, है ना, इसको हमने सॉल्व कर दिया है। अगर आप सॉल्व करते हैं कहीं गलती हो जाती है तो आप इससे अपने प्रॉब्लम को वेरीफाई कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए a को लिए हमने, a स्क्वायर पहले निकाले। ए स्क्वायर को जब आप निकालेंगे इस तरह से प्रोडक्ट करके तो ये चीज़ आएगा आपका, ध्यान से देखिए, -5 -8 -4 6 9 4 -2 0 3, ये चीज़ आता है। अगर ये चीज़ आता है तो आप सही चल रहे हैं। इसके बाद हमको a क्यूब तक पहुंचना है, तो a क्यूब भी हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर a क्यूब भी निकाल लेते हैं। a क्यूब का जो वैल्यू है आपका, जैसे देख लिए a स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो देख रहे हैं स्टेप वाइज मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। इसको आप मिला के देख सकते हैं और जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका ये a क्यूब का वैल्यू आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दिया गया है मैट्रिक्स पोलिनोमियल a क्यूब माइनस a का स्क्वायर माइनस 3a माइनस i इक्वल टू 0। अब बारी बारी से क्या करना है, सबका वैल्यू को हम लोग रख देते हैं, है ना, सब वैल्यू को रख देते हैं। a क्यूब का वैल्यू है यह माइनस a का स्क्वायर का वैल्यू है आपका, माइनस 3a का वैल्यू है यह आपका, माइनस यह आपका i दिया गया है। सबको लिखकर आप सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि 0 आता है तो यही हो गया हैंस वेरीफाइड, है ना। उसके बाद आगे देखिए, तो a इन्वर्स भी निकालना है हमको इसमें। तो a इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, a इन्वर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी हमने मल्टीप्लाई किया a इन्वर्स से, इधर भी मल्टीप्लाई किया a इन्वर्स से, तो दोनों साइड a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए, a इन्वर्स इक्वल टू इतना आता है। a स्क्वायर का वैल्यू आप रख सकते हैं, माइनस a रख सकते हैं और 3i रख सकते हैं आप। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए इसी तरह से आपका सॉल्व होके देखिए ये आता है कि नहीं आपका। a इन्वर्स इक्वल टू -9 -8 -2 8 7 2 और -5 -4 -1। अगर ये आ जाता है तो चलिए आपका भी आंसर सही है। तो इसी के साथ आप लोगों का एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का जो ये एक्सरसाइज है ना, एक ही एक्सरसाइज है संभवतः, इसमें एक एक्सरसाइज दिया गया है। तो इसके मैक्सिमम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए मैंने अवेलेबल करवाया है। उम्मीद करते हैं कि यह आपको ठीक लगा होगा। यह 37 नंबर प्रॉब्लम जो है बहुत आसान है। इसे आप इस तरह के थ्योरी जो है बहुत सारे बता दिए गए हैं। आप अपने कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको 37 नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिखेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को भी समझा दूं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।